जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रहास ज्ञान सर्विसेज में। और दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर के बारे में, जिसमें पृथ्वी के अंदर की रचना को हम लोगों को जानना है। ठीक, और किस क्लास के बारे में पढ़ रहे हैं? तो अभी 7th क्लास हम लोगों को चल रहा है। ठीक है, और धीरे धीरे सब आगे हम लोग जल्दी जल्दी बढ़ते जाएंगे। ठीक, बोल रहा है कि पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। क्या ग्रह? आप सभी को पता है कि पृथ्वी हमारा क्या एक प्रकार का ग्रह है जो सूर्य के ओर चारों तरफ जो है चक्कर लगाती रहती है दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। और वो भी कैसा? तो गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर क्या हो रहा है? परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? मतलब सोचिए, आप लोग सोच के देखिए कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में आखिर क्या हो सकता है। पृथ्वी किन पदार्थ से बनी है? ठीक है, तो आइए उसके बारे में हम सोचवाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेतित परतों से बनी हुई है। तो प्याज देखते हैं ना, एक ऊपर वाला छल्ला उसका उगाड़िएगा तो फिर अंदर वाला छल्ला, फिर अंदर वाला, मतलब एक के बाद उसके बाद परत होता है उसमें। ठीक, तो उसी तरह से पृथ्वी भी एक के बाद एक संकेंद्रित परत की सोच से बनी होती है। यहाँ पे देखिए इस चित्र में दिखाया गया है। बोल रहा है पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परपट्टी जो होती है ना, सबसे ऊपरी जो परत होती है ना, उसको परपट्टी कहते हैं। मतलब जो सबसे ऊपर वाला परत होगा उसको सबसे परपट्टी कहेंगे। और यह परपट्टी जो है सबसे पतली होती है। क्या होती है? सबसे पतली होती है। अगर हम महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप संहति में इसका जो मोटाई है 35 किलोमीटर है, जबकि अगर हम समुद्र में बात करें तो 5 किलोमीटर है। तो समुद्र में कम होगा दोस्तों, तो समुद्र में इसकी जो मोटाई है वो 5 किलोमीटर है। जबकि अगर हम बात करें महाद्वीप में, तो महाद्वीप में इसकी ऊंचाई जो मतलब मोटाई जो भी कही है, मोटाई इसकी है 35 किलोमीटर। अगर महाद्वीप संस्कृति में अगर बात करें तो ये एल्युमिनियम और सिलिका और एल्युमिनियम से बनी होती है। जो ऊपरी परत जो परपट्टी होती है ना, और महाद्वीपीय संहति में मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम से जो है बना होता है। इसलिए इसको दोस्तों सियाल भी कहा जाता है। क्या होता है? सियाल। सी मतलब सिलिया हो गया, और एल मतलब एल्युमिनियम हो गया। तो इसीलिए दोस्तों एल्युमिनियम, तो इसको कहते हैं सियाल। बोल रहा है कि महासागर की परपट्टी जो होती है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। देखिए, अगर महासागर की बात पूछे और महाद्वीप की बात पूछे, दोनों अलग अलग है। परपट्टी महासागर में पूछे तो उसको सीमा कहेंगे, क्योंकि उसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाई जाती है। अगर बात करें महाद्वीप में, तो महाद्वीप में अगर परपट्टी की बात पूछेगा तो वो सीमा कहेंगे, क्योंकि वो सियाल कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें सिलिका और एल्युमिना रहता है। तो इस कारण से यहाँ पे सियाल और सीमा दो प्रकार का परपट्टी दो भाग में बांटा हुआ रहता है। सीमा जो है महासागर की परपट्टी है, और सीमा जो है सियाल जो है महाद्वीप की परपट्टी है। हाँ, बोल रहा है पर्वतीय से अगर ठीक 2900 किलोमीटर नीचे जाते हैं ना, तो इसकी आंतरिक परत मिलती है। ठीक है, इसकी सबसे आंतरिक परत मिलती है। 2900 किलोमीटर की गहराई पर फैला होता है। मेंटल मेंटल दोस्तों देखिए, इससे अंदर जाएंगे ना तो मेंटल मिलेगा। प्रॉपर्टी के ठीक अंदर जाएंगे तो मेंटल मिलेगा। और मेंटल की जो मोटाई है 2900 किलोमीटर है। इससे 2900 मीटर तक जाएंगे ना तो क्या मिलेगा? मेंटल मिलेगा। और 2900 के बाद अगर अंदर जाएंगे ना तो क्रोड मिलेगा। ठीक, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा तो उसके बाद वहाँ पे क्या मिलेगा? आंतरिक परत की जो है मिल जाएगा। ठीक, 2900 किलोमीटर के बाद जाएंगे मेंटल के बाद। तो बोल रहा है कि जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है, यह मुख्यतः निकेल और लोहा से बनी होती है। जो अंदर का जो क्रोड होता है ना, उसका अगर त्रिज्या की बात करें तो वो 3500 किलोमीटर हो जाएगा। और इसमें दोस्तों मुख्य रूप से निकेल होता है और लोहा होता है। क्या होता है? निकेल और लोहा। तो इसको इसीलिए निफे कहते हैं। वहाँ पे फा गया दोस्तों, क्योंकि फा मतलब फेरस, फेरस होता है ना, Fe। ठीक है, लोहा का। तो इसलिए यहाँ पे निफे इसको कहा जा रहा है। केंद्रीय क्रोड में तापमान और दाब क्या होता है? सबसे अधिक होता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बोल रहा है पृथ्वी का आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है, और बाकी जो 84% है वो मेंटल है, और 15% हिस्सा जो है क्रोड है। पृथ्वी की अगर त्रिज्या की बात किया जाए तो पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। तो ऊपर भी एक चीज़ दिया था, इसके बारे में देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। बोल रहा है विश्व की सबसे गहरी खान की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में इसकी गहराई 4 किलोमीटर है। और तेल की खोज में इंजीनियरिंग 6 किलोमीटर की खुदाई तक जा चुके हैं। तो सोच लिए दोस्तों, सबसे गहरी खान जो है दक्षिण अफ्रीका में 4 किलोमीटर ही है, लेकिन लोग ज़्यादा खोद दिया है। ठीक है, 6 किलोमीटर की गहराई तक जो तेल खोजते हुए वैज्ञानिक चल गए हैं। तो सोच सकते हैं आप, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल भी संभव नहीं है, पृथ्वी से 6000 किलोमीटर गहराई पर है। ठीक है, तो सोच सकते हैं आप, प्राकृतिक रूप से जो सबसे गहरी खाई है ना, वो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, वो 4 किलोमीटर ही है। ठीक है, और समुद्र के केंद्र तक जाने के लिए 6 किलोमीटर गहराई तक जाना पड़ेगा। और लोग अभी 6 किलोमीटर गहराई तक ही पहुंच पाए खोदने के लिए। और वो भी दोस्तों जो सबसे अधिक गहरी प्राकृतिक खाई है ना, उससे 2 किलोमीटर ज़्यादा कर चुके हैं। तो कभी ना कहीं हानि ही है। ठीक है, तो वहाँ पे केंद्र तक नहीं पहुँचना संभव है, क्योंकि वो हमसे 6000 किलोमीटर जो है गहराई पर है।
अब देखिए बोलता है सेल और खनिज के बारे में, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी होती है। फिर पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ में किसी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है: आग्नेय सेल, इग्नियस सेल, अवसादी। इग्नियस सेल और अवसादी मतलब सेडिमेंट्री सेल, कायांतरित मतलब मेटामॉर्फिक सेल, ठीक है। तो आग्नेय मतलब इग्नियस सेल, अवसादी मतलब सेडिमेंट्री सेल, कायांतरित मतलब मेटामॉर्फिक सेल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के ठोस हो जाता है, तो इस अब देखिए इस तीनों सेल के बारे में बताएगा, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, ठीक है। बोल रहा है द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इसको आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। दोस्तों ज्वालामुखी से इसका निर्माण होता है, ठीक है ना। ज्वालामुखी जब द्रवित मैग्मा निकलता है ना पृथ्वी पे बाहर, तो वो जब ठंडा होता है तो एक चट्टान का निर्माण होता है, उसी चट्टान को दोस्तों आग्नेय चट्टान कहते हैं, और ये प्राथमिक सेल है। बोला आग्नेय प्रकार भी 2 प्रकार का होता है, एक अंतर्भेदी और एक बहिर्भेदी। अब ये क्या होता है दोस्तों अंतर्भेदी और बहिर्भेदी? देखिए यहाँ पे दिया है कि आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। क्या होता है? देखिए द्रवित जो मैग्मा होता है ना वही लावा कहलाता है। पृथ्वी के अंदर रहता है तो मैग्मा होता है, बाहर आ जाता है तो वो लावा में बदल जाता है। बोल रहा है पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल कर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो तेजी से ठंडा होकर के ठोस बन जाता है। जब पृथ्वी पर वो आ जाता है ना तो तेजी से ठंडा होता है और फिर वो ठोस अवस्था में बदल जाता है, मतलब सेल बन जाता है, या फिर चट्टान कहिए चट्टान बन जाता है। बोल रहा है परपट्टी पर इस प्रकार के बने सेल को बहिर्भेदी कहेंगे। वो बाहर आकर के बना है, पृथ्वी पर आकर के बना, जल्दी से ठंडा हो गया, उसको कहेंगे बहिर्भेदी आग्नेय सेल या बहिर्भेदी प्राथमिक सेल। बोल रहा है इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, तो बहुत जल्द से ठंडा हो गया, इसके लिए उसको क्या होगा, महीन दाना वाला होगा उसकी संरचना। इसके लिए उदाहरण की बात करें तो बेसाल्ट इसका ही एक उदाहरण है। दक्कन पठार बेटाल सेलों से ही बना हुआ है। अगर बेसाल्ट कहाँ पे पाया जाता है तो दक्कन के पठार में जो है बेसाल्ट सेल ही पाया जाता है। अब होता है क्या, द्रवित मैग्मा कभी कभी क्या करता है कि भूपर्पट्टी के अंदर ही गहराई में ही ठंडा हो जाता है, ऊपर निकल ही नहीं पाता है, अंदर ही भूपर्पट्टी की मतलब गहराई में ही रुक जाता है कहीं पे रास्ता में ही, और वहाँ पे भी वो ठंडा होता है। तो वहाँ पे दोस्तों उसको क्या होगा, कितना जल्दी ठंडा होगा, वहाँ पे धीरे धीरे होकर नहीं ठंडा होगा, क्योंकि बाहर का तो वातावरण के अनुसार ठंडा हो जाता है, वहाँ पे वातावरण तो उस टाइप का है नहीं, और वहाँ पे रुक गया। अब चूंकि निकला है लावा रुका है तो ठंडा तो होगा ही, लेकिन धीरे धीरे कर करके होगा। और इसी को दोस्तों कहा जाते हैं अंतर्भेदी सेल, क्योंकि वो अंदर ही ठंडा हो गया। चूंकि ठंडा धीरे धीरे होता है दोस्तों, इसलिए इसका जो रूप है ना वो बड़ा हो जाता है, बड़े दाने के रूप ले लेता है, ठीक। इसको ग्रेनाइट एक ऐसा ही सेल का एक उदाहरण है। लेई मसाला या दोनों का चूर्ण बनाने के लिए जिस घर्षण पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो ग्रेनाइट से ही बने होते हैं। बोल रहा है सेल लुढ़क कर चटक कर या एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इस छोटे कण को अवसाद कहते हैं। तो जब टूट कर के बनती है ना उसको अवसाद कहते हैं। अवसादी क्या होता है, टूटना ही तो होता है। तो ये अवसाद जब जल हवा इत्यादि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर देता है किसी चीज़ को, तो वो क्या कहता है, जैसे मान लीजिए कि हवा चला, मिट्टी उड़ कर के एक जगह से एक जगह पर गई और ढेर लगा दी, तो उस तरह की चट्टान को क्या कहेंगे, अवसादी चट्टान कहेंगे। वह दृश्य अवसाद दबाकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार इस सेल को अवसादी सेल भी कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर हो गया, रेत के दानों से बनता है। बलुआ पत्थर क्या होता है, रेत के दानों से बनता है, एक जगह जमा हुआ जब हवा हुआ से तो वो क्या हो जाता है, बन जाता है। तो इसको अवसादी मतलब सेल कहते हैं। सेलों में पौधा, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जैसे जो कभी इन सेलों पर रहे हैं उसको क्या कहेंगे, जीवाश्म कहते हैं, जीवाश्म हो सकते हैं। बोल रहा है आग्नेय और अवसादी जो चट्टान है ना उसको उच्च दाब और ताप मिलेगा तो वह कायांतरित सेल में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर चिकनी मिट्टी की बात करें तो चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तन हो जाता है, एवं मतलब चूना पत्थर जो है संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको दोस्तों कहेंगे कायांतरित सेल। और यहाँ पे कुछ दिया है फिगर, उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ ये सब तो पढ़ चुके थे दोस्तों। यहाँ पे देखिए इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो एक में इग्नियस का मतलब लैटिस, इग्नियस का अर्थ होता है अग्नि, तो जो लावा वही होता है अग्नि, उससे बनेगा इग्नियस मतलब अग्नि। सेडिमेंट्री जो सब सेडिमेंट्री का मतलब स्थिर होता है उसको कहेंगे ये क्या, सेडिमेंट्री मतलब अवसादी सेल, जो आकर कहीं से उड़ करके अवसाद होकर के कट छट के और वहाँ पे एक जगह जमा होकर के बनता है, स्थिर हो जाता है, तो उसको कहेंगे सेडिमेंट्री। मेटामॉर्फिक, तो मेटामॉर्फिक दोस्तों ये क्या होता है, कायांतरित सेल होता है। तो इसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन, तो रूप ही तो परिवर्तन हो रहा है। आग्नेय सेल का अवसादी सेल का क्या हो रहा है, रूप परिवर्तन हो जा रहा है, तो उसको कहेंगे अवसादी मतलब एक कायांतरित सेल।
अब देखिए बोल रहा है जीवाश्म क्या है, सेलों की परत में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेष को क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। तो सेल की परत दबे हुए जो मतलब मृत पौधा हो गया या फिर मृत जंतु हो गया, तो वो सारा चीज़ जो पौधा के अंदर पाया जाता है ना, सेल के अंदर पाया जाता है ना, उसको कहेंगे जीवाश्म। ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए कयांत्रित सेल में परिवर्तित अवसादी सेल। बोल रहा है सेल हमारे बहुत ही उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क बनाने में, घर बनाने में, इमारत बनाने में इत्यादि में किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी करते हैं, जैसे कि साथ पिट्टी खेलते हैं, पिट्टू, या फिर कबड्डी खेलते हैं, कित कित, या फिर 5 गोटियाँ खेलते हैं, 5 पत्थर, इसको ये सारे चीज़ में है जो है सेल का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपने दादा दादी माता पिता पड़ोसी आदि से पूछ सकें, अपने खेल की जानकारी लें, मतलब खेल के बारे में जानने के लिए बोल रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि निश्चित दिशाओं में एक प्रकार के सेलीय चक्रण की दूसरे से एक दूसरे को प्रभावित करती है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस क्रिया को सेल चक्र कहते हैं। तो सेल चक्र अब क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये सेल चक्र ही है, ये बस इसी बात को इसमें लिखा है। देखिए यहाँ पे अब अग्नेय चट्टान बन गया इस तरह से दोस्तों। तो अग्नेय चट्टान अब अवसादी में परिवर्तन होगा, फिर उसका अवसादी इस तरह से अवसादी में फिर क्रांतित, फिर यहाँ पे आ जाएगा मैग्मा, फिर और मैग्मा से यहाँ पे अग्नि सेल बन रहा है ठंडा होकर के, फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है। और इधर से ये बनता है, ठीक है ना, क्रांतित सेल से भी अवसादी सेल, ये सारी चीज़ बनते हैं। तो इस तरह का यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से सेल चक्र चलता रहता है। आइए इसको रीड कर देते हैं। और आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के ठोस अग्नेय सेल बन जाता है। तो ये देखिए द्रवित मैग्मा यहाँ से निकलेगा, यहाँ से देखिए निकल रहा है, और ये जब निकलेगा पृथ्वी पर तो ये ठंडा होकर के क्या बनेगा, अग्नेय सेल का निर्माण करेगा। अग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण होगा। तो मतलब ये देखिए यही बात को क्या करेगा, ये टूट रहा है, ठीक जानता है, तो इसको क्या कहेंगे, अवसादी सेल कहेंगे। ठीक है। अवसादी सेल का निर्माण ताप एवं दाब बढ़ने के कारण ताप इसमें बढ़ जाएगा या फिर दबाव बढ़ जाएगा, इन दोनों में से किसी में भी, तो क्रांतित होकर के मतलब रूपांतरित होकर के क्रांतित सेल में बदल जाता है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण क्रांतित सेल पुनः पिघल करके द्रवित मैग्मा में अब यहाँ पे भी इसको क्रांतित सेल में भी अगर ज़्यादा और भी दबाव पड़ेगा, और भी दाब पड़ेगा, और भी ताप पड़ेगा, तो पुनः से जो है मैग्मा में परिवर्तित हो जाएगा। और यही द्रवित मैग्मा पुनः जब यहाँ पे बाहर निकलेगा तो अग्नेय सेल का निर्माण कर देगा। तो इस तरह से यहाँ पे चक्रण चलती रहती है। तो इसी को दोस्तों कहते हैं सेल चक्र। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिसका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सारे का उपयोग क्या होता है, ईंधन के रूप में होता है। इसका उपयोग उद्योग, औषधि, उर्वरक में भी होता है, जैसे कि लोहा हो गया, एल्युमिनियम, सोना इत्यादि, यूरेनियम, इस सारी को जो है औषधि, उद्योग और उर्वरक में भी किया जाता है। तो ये चैप्टर दोस्तों खत्म हो गया, बस इतना ही था ये चीज़, इसमें कुछ छूटा नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं छूटा है दोस्तों। और ये चैप्टर तो खत्म हो गया। अब थोड़ा सा दिया होगा ये सब दिया है क्वेश्चंस, इसको देख लीजिएगा आप लोग, और सब बन जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं देखना, ठीक है ना। इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं जो नहीं बनने का, ठीक, पढ़ेंगे ठीक से तो बनेगा ही। ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों ये चैप्टर्स ख़त्म होता है, और फिर मिलते हैं अगले चैप्टर्स में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर कल इसी चैनल पर। जय हिंद दोस्तों।